Good afternoon, everybody, class 10th, all student। आज मैं अर्थशास्त्र का चौथा टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। अभी तक मैंने जो 3 टॉपिक दिए आपको, उसमें आप लोगों ने विकास के मानकों का विधिवत अध्ययन किया है। आज आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन के 12 और 13 नंबर को हमको समझाना था। ये बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और इनको सबको आसानी से समझ में आना चाहिए। खासतौर पे 12वां जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से किस प्रकार से विश्व को निपटना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में ऐसी बीमारियां आई, ऐसे वायरसों का आक्रमण हुआ जिस कारण से पर्यावरण पर जोर देना परम आवश्यक हो गया। तो 12वां नंबर जो क्वेश्चन है, पर्यावरण में गिरावट के उदाहरणों को देकर के आपको स्पष्ट करना है किस प्रकार से पर्यावरण में गिरावट आई। देखिए, पर्यावरण जो होता है हमारे चारों तरफ परिधन आवरण से मिलकर के बना होता है। परिधन आवरण का अर्थ होता है पर्यावरण, यानी जो हमारे आस पास जो क्षेत्र में जो हम अपने दृश्य में जो देख रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं और जो वायु प्राप्त कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं, जल प्राप्त कर रहे हैं, भूमि संसाधन को प्राप्त करके अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य कर रहे हैं, जो व्यापार है या उद्योग है, ये सब के सब जो घटक हैं वो पर्यावरण के उदाहरण हैं। अब इन पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण यदि हमारा स्वस्थ है तो निश्चित है कि हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ होगा। उस स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से पर्यावरण के घटक आज मनुष्य ने अपने कर्मों के माध्यम से उन्हें नीचे गिरा दिया है, जिस कारण से उनकी निरंतरता में कमी आई है, उसे हमें समझना है। तो सबसे पहले उदाहरण में हम जल प्रदूषण को लेते हैं। जब जल पीने योग्य ना हो जाए, यानी जल में कुछ अवांछनीय तत्व उपस्थित हो जाएं और जो मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि के विकास में बाधक हो जाए, तो ऐसा जल जल प्रदूषित कहलाता है। यह उद्योगों के बढ़ते प्रभाव के कारण जब उद्योगों का गंदा पानी नदियों में छोड़ा जाता है तो जल प्रदूषित हो जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण निरंतर जो जल का दोहन है वो निरंतर बढ़ जाता है और जो गंदा जल है वो बिना साइकिलिंग के ही नालियों या नहरों के माध्यम से नदियों तक पहुंचा दिया जाता है। बड़े बड़े शहरों में जल का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, जो जल नदियों के माध्यम से जल को प्रदूषित कर देता है, जिससे जलीय जीव जंतु ऑक्सीजन के अभाव में अपने प्राण त्यागते हैं और साथ में जब जल में अनेक अवांछनीय तत्व मौजूद हो जाते हैं तो नदियों के किनारे किनारे जो उर्वरक भूमि है उसकी उत्पादकता को भी नष्ट कर देते हैं। तो जल क्योंकि जीवन कहलाता है, इसे हमें शुद्ध रूप में प्राप्त बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है, उसे हमें शुद्ध रखना चाहिए। पूरे विश्व में मात्र 2.4% जो मीठा जल है जिसे हम पीने योग्य मानते हैं, उसमें से अधिकांश जो जल है वो ध्रुवों पर जमा हुआ है, बर्फ के रूप में है, जिसका हम प्रयोग अभी नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जल को शुद्ध रखना चाहिए। दूसरा कारण है वायु प्रदूषण। अनेक प्रकार के जब कार्बनिक तत्व उत्सर्जित होते हैं, कार्बन और CFCS जैसी गैसें हैं, जब वो उत्सर्जित होती हैं तो वायु में प्रदूषण की मात्रा को बढ़ा देती हैं, जिससे फेफड़े संबंधी या श्वास संबंधी अनेक प्रकार की बीमारियों का जन्म हो जाता है। वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। तो ऐसी दूषित वायु को वायु प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम पेड़ पौधों को लगा लें, उतना ही पर्यावरण और वायु के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तीसरा है भूमि प्रदूषण।
मनुष्य ने अपनी उत्पादकता का बोझ भूमि पर दे दिया है, तो भूमि से अधिक उत्पादन के लालच में वो अनेक प्रकार के रासायनिक तत्वों का प्रयोग कर रहा है, जिस कारण से मिट्टी में उपस्थित जीवाश्म की मात्रा धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है और जीवाश्मीय तत्वों के अभाव में मिट्टी अपनी उर्वरकता को खो देती है, जिस कारण से भूमि में किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो ऐसी जो भूमि है वो भूमि प्रदूषण की संज्ञा में पहुंच जाती है। और क्योंकि मनुष्य अपना भोजन स्वयं बना नहीं पाता, उसे पर्यावरण के घटकों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो वो जो घटक हैं वो भूमि से ही प्राप्त करके ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं। तो भूमि की उर्वरकता को बनाए रखना हमारा सबसे बड़ा परम धर्म और कर्तव्य माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ देशों की आपके सामने तालिका दी गई है, जिसमें सबसे अच्छा देश और सबसे कम अनुपात वाला जो देश है उसके बारे में हमको समझाना था। तो इसमें देश श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश दिए गए हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, सकल नामांकन अनुपात और HDI क्रमांक यानी मानव विकास क्रमांक, ये तालिका के अंतर्गत देखा गया है और इन देशों के बारे में उनके आंकड़े दिए गए हैं। और आंकड़ों के आधार पर, ये 2004 के आंकड़े हैं, आंकड़ों के आधार पर हमें ये दर्शाना है कि कौन सा राष्ट्र सबसे ऊंचा है और कौन सा राष्ट्र सबसे नीचा है। तो देखें, सबसे पहले श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय जो है ये डॉलर में दी है $4,390 प्रति वर्ष, यानी एक व्यक्ति की वहां पर जो आमदनी है, आय है, वो $4,390 है। जीवन प्रत्याशा उसकी 74 वर्ष है, यानी जन्म से लेकर के वो औसत जो आयु है उसकी, वहां के यानी श्रीलंका के नागरिकों की जो जीवन की जो औसत आयु है वो 74 वर्ष है। और उनकी साक्षरता कितनी है? 91% है। सकल नामांकन अनुपात का मतलब होता है कि जो नागरिक प्राथमिक, जूनियर और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले, यानी जो तकनीकी कुशलता प्राप्त करने वाले नागरिक होते हैं, उन्हें हम सकल नामांकन अनुपात के अंतर्गत लाते हैं, जिसमें भी श्रीलंका सबसे ऊपर दिख रहा है, हमको 69% दिख रहा है। और HDI में जो 177 देशों का एक मानव विकास सूचकांक का एक मॉडल तैयार किया गया था, जिसमें 93 नंबर पर हमारा श्रीलंका आता है। यानी हम एक सेल जो नंबर 1 का होगा वो सबसे अच्छा राष्ट्र होगा, और यानी जिसकी संख्या सबसे कम होगी वो सबसे अच्छा और ऊंचा माना जाएगा, और जिसकी संख्या सबसे बाद में आएगी वो सबसे नीचा राष्ट्र माना जाएगा। यहाँ भारत की प्रति व्यक्ति आय $3,139 प्रति व्यक्ति है, यानी यहाँ का जो नागरिक है वो $3,139 कमा पाता है वर्ष भर में, और उसकी जो औसत आयु है वो मात्र 64 वर्ष है। तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो श्रीलंका की तुलना में बेहद कमजोर है। साक्षरता श्रीलंका की तुलना में कम है। क्यों कम है? क्योंकि साक्षर यदि सभी व्यक्ति हो जाते हैं तो निश्चित है कि उनके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता, और ये जो जीवन की जो प्रत्याशा है या औसत आयु है ये हमारी सुदृढ़ हो जाती, और यदि ये दोनों चीजें सुदृढ़ हो जाती तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है ये भी बढ़ जाती, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक कार्य कर सकता है, अधिक रुपए कमा सकता है, जिस कारण से राष्ट्र की आर्थिक उन्नति भी बदल सकती थी। सकल नामांकन अनुपात में भी हमारा देश श्रीलंका की तुलना में बेहद कमजोर दिखता है, क्योंकि 69% श्रीलंका और मात्र 60% भारत है यहाँ पर। और HDI का जो क्रमांक है भारत का 126 है। तो यहाँ हम देखेंगे कि श्रीलंका 93, और सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब है 138 नंबर देश में हमारे नेपाल की आती है, क्योंकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी उसकी कमजोर है, उसकी जीवन प्रत्याशा भी कम है, और साक्षरता भी कम है, सकल अनुपात भी कम है,
जिस कारण से नेपाल एक संयुक्त रूप में हम देखेंगे सबसे नीचे कैटेगरी में आने वाला है। लेकिन यही हम म्यांमार में देखते हैं तो यहाँ पर म्यांमार में प्रति व्यक्ति आय मात्र 1027 रुपये है, लेकिन साक्षरता में वो 90% है। जीवन प्रत्याशा उसकी 61 वर्ष है, सकल नामांकन अनुपात 48 है और उसका जो HDI क्रमांक है वो 130 है। जिस कारण से म्यांमार की स्थिति भले ही वो संपन्न ना हो नेपाल से और नेपाल ज्यादा सक्षम हो, लेकिन उसकी HDI स्थिति म्यांमार से यानी म्यांमार की ज्यादा बेहतर हमको दिखाई पड़ती है, क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हैं, यानी स्कूल यानी जो बच्चे हैं उनकी साक्षरता अच्छी है, उनका सकल नामांकन अनुपात अच्छा है, जिस कारण से इसका HDI क्रमांक नेपाल की तुलना में ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर नेपाल सबसे नीचे राष्ट्र में आएगा और सबसे ऊंचे राष्ट्रों में श्रीलंका की उपस्थिति हम देख पाएंगे। आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझने हैं और उन्हें याद करने का प्रयास करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।